हेलो एवरीवन, यस वी आर लाइव टुडे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों के बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो 2021-22 में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे एनईपी के ऊपर, तो वो किस तरीके से पूछे गए उनको आज हम यहाँ पे सोल्व भी करेंगे। साथ के साथ आज का पूरा लेक्चर देखने के बाद 15 मिनट का ये लेक्चर है। एनईपी और एनसीएफ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि अब आप अपना दिसंबर में जो पेपर देंगे उससे बाहर वहाँ पे आए। तो आप पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। कहीं किसको फिर भी डाउट होता है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दे। और अगर किसी को उस पर बहुत डिटेल्ड नोट्स चाहिए जो कि गवर्नमेंट, क्योंकि बेसिकली मैंने वही कलेक्शन किया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर भी किसी को गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कि पूरा एनसीएफ और पूरा एनईपी डिफाइन है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। मैं वो चीज़ें टेलीग्राम पे ज़रूर अपलोड कर दूंगी और आप वहाँ से टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो हम आगे बिना किसी डिस्कशन के मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी 21-22 का जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 से 10 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे गए हैं, हर एक ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो संभावना यही है कि 8 से 10 पूछे जाएं। हाँ, ये नंबर बस इतना ही घटेगा बढ़ेगा, या तो 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ऊपर। तो फिर आप 8 से 10 नंबर तक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज 15 मिनट के लेक्चर में बिल्कुल आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाइए अपने पेपर पेन लेके सब, और चीज़ें रिवाइज करते रहिए। देखिए, रिवीजन इज़ द ओनली की टू सक्सेस, और उसके बिना तो कोई चीज़ नहीं अचीव हो सकती। बट हाँ, फिर भी कोई डाउट्स है तो डाउट सोल्विंग के लिए हम लोग हैं, हमारी टीम आपके साथ है। तो आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं पीपीटीज की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीएफ एनईपी के बारे में पूरा डिटेल में। और 10 नंबर हमें बिल्कुल नहीं छोड़ के आने हैं अपने। ये आज का लेक्चर करने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप अटैम्प्ट ना कर सके। तो सो प्लीज़ लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। कहीं भी बीच में स्किप करते हैं तो उससे देखिए आपका ही नुकसान होगा, इसलिए आप स्टार्टिंग से एंड तक की वीडियो ज़रूर देखें। 15-20 मिनट में पूरा एनसीएफ एनईपी का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। और जहाँ आपके 10 नंबर पक्के हों तो उसके लिए कोई 15 मिनट मायने नहीं रखते। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं एनसीएफ के बारे में। देखिए, एनसीएफ की चर्चा जो हुई थी वो 2005 में हुई थी, जिसको एनसीएफ 2005 बोला जाता है। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के नाम से इसको जाना जाता है। ये बेसिकली इस पर डिपेंड करता है कि बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ा जाए। सारे डब्ल्यूज जो हैं, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये सब ये सब डिसाइड करता है एनसीएफ कि बच्चों को क्या, क्यों, कैसे पढ़ाया जाए। इसका जो ये 2005 में उद्धरण किया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है, सभ्यता और प्रगति, उससे हुआ था ये बेसिकली। हालांकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन संभावना कुछ भी हो सकती है। 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया। जितनी भी 22 लैंग्वेजेस हमारी हैं उसके अंदर, तो सबके में एनसीएफ का अनुवाद किया गया है। शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण, अन्य गरीबों, लिंग भेद, जाति मुक्त करना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। मतलब ऐसे हमें हर तरीके से मुक्ति लेनी होगी। जो भी शिक्षा में अवरुद्ध कार्य करेगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट है हमारे पर्यावरण में, हमारे समाज में, अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके चलते हमारी शिक्षा प्रभावित हो रही है, हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, तो वो हमें इग्नोर करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा अपनी लिस्ट से। क्लियर? बिल्कुल। 5 इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ये पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। मतलब ऐसा ना हो कि स्कूल में ही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। विद इन द स्कूल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका एक्सपोजर बाहर की तरफ भी होना चाहिए। रटन प्रणाली, रट्टाफिकेशन फॉलो नहीं करना है, समझ के करके सीखना है, समझ के सीखना है। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए। मतलब ऐसा ना रह जाए कि जो पढ़ाई है बच्चों की केवल और केवल पुस्तक आधारित रह जाए। बच्चों को बाहर का एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए, इसको लचीला बना जाए। मतलब कक्षा कक्ष को ये कह रहे हैं कि भाई एक्टिविटी बेस बनाया जाए।
राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इनका कहना है कि बच्चे को, हर एक बच्चे का एक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय मूल्यों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, राष्ट्रीय महत्व को समझे। ठीक, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर क्या है हमारे, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, जो कि हमारी एनईपी ने भी वही फॉलो किया है। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखते हुए उन्हें स्कूल ना भेजा जाए। मतलब ऐसा ना हो कि 2 साल का बच्चा हुआ, 2.5 साल का बच्चा हुआ या बोलना शुरू कर दिया तो भाई अब इसको स्कूल भेजना शुरू कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना है। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। मतलब जो फालतू की बहसबाजी नहीं करता, उसकी जो भी बहस होगी वो तर्कपूर्ण होगी। खेल आनंद बात सामूहिकता की भावना के लिए है, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं। मतलब खेल सामूहिक भावना जनरेट करने के लिए है, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। मानसिक स्तर के अनुरूप ही निर्धारित पाठ्यक्रम होने चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। बालकों का चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये थी हमारे एनसीएफ। एनसीएफ में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, कब हुआ, इसके 5 पिलर्स क्या हैं, ये किस चीज़ पे फोकस करता है, बस यही पूछा जाता है और वो सारा हम पढ़ चुके हैं। अब हम फटाफट एनईपी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एनईपी जो है 1986 के बाद अब जो सीधा अपडेट हुई है वो 2020 में हुई है, यानी लगभग 34 वर्षों बाद ये अपडेट हुई है। और ये इसी उद्देश्य से अपडेट हुई है कि जो भी फ्लॉज हैं, जो फ्लॉज हमारी पॉलिसी में रह गए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, उसको अब इम्प्रूव करके बच्चों को क्वालिटी पूर्ण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। जो भी शिक्षा का भारी भरकम बोझ है उसको कम किया जाए। बच्चों को राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें सिखाई जाएं और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के बारे में बताया जाए। साथ ही उन्हें अपनी मातृभाषा में परफेक्ट बनाया जाए। यही बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन एम है। चलिए अब देख लेते हैं इसने कैसे क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है अपने कंसेप्ट को। ये नई शिक्षा नीति भारत में सर्वप्रथम जो आई थी 1968 में आई थी। उसके बाद 1986 में इसका अपडेशंस हुआ इसमें, फिर 1992 में भी संशोधित इसको किया गया। लेकिन जो 34 साल बाद अब पुनः स्थिति में जो आई है वो 2020 में नई शिक्षा नीति में अहम बदलाव किए गए हैं। इसमें क्या किया गया है 2020 वाली शिक्षा नीति के तहत, अभी तक जो चलता है हमारे यहाँ 10+2 मॉडल का चलता है, 10th बोर्ड 12th बोर्ड, तो इसको 10+2 पैटर्न हम लोग बोलते हैं। अब जो परीक्षाएं होगी, अब जो पाठ्यक्रम होगा वो 5+3+3+4 की प्रक्रिया में होगा। देयर इज़ नो बोर्ड सिस्टम इन फ्यूचर, वो सब खत्म कर दिया जाएगा। हस्तकौशलों यानी बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ को बढ़ावा दिया जाएगा। इस शिक्षा नीति का बेसिकली मेन कर्तव्य यही है। इसमें यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि अब जो पैटर्न है वो हमारा 5+3+3+4 है, 5+3+3+4। पिछला अकादमिक ढांचा जो था तो वो एज जो 16 से 18 थे और जो एज 6 से 16 थे उनके हिसाब से बना हुआ था। लेकिन जो नया शैक्षिक ढांचा है उसमें इस तरीके से हैं, अभी हम देख लेते हैं। जो फाउंडेशनल है बच्चा, वो 3 साल के बच्चा आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्ले स्कूल बेसिकली जो बोल देते हैं, जब बच्चा 3 साल का अपनी एज पूरी कर लेगा तभी वो उन स्कूल्स में बैठ सकता है। उसके बाद क्लास 1 और 2 में जो बच्चा आएगा वो 6 से 8 वर्ष का बच्चा आएगा। इससे पहले क्लास 1 में 5 साल से नीचे का या 6 साल के नीचे का बच्चा नहीं लिया जाएगा, इसलिए उसको जो किंडरगार्टन है या वो उसके प्ले स्कूल जो है वो 3 से 6 साल के वर्ष में उसको अपना पूरा करना है। फिर जब वो प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा, यानी क्लास 3 to 5 इस प्रिपरेटरी स्टेज, और वहाँ पे बच्चे की एज जो होनी चाहिए 8 से 11। मिडिल क्लास में जब आएगा 6ठी से 8वीं में, बच्चे की एज होनी चाहिए 11 से 14, और जब वो 9वीं से 12वीं में आएगा बच्चे की एज होनी चाहिए 14 से 18। इससे पहले वो क्लास में
नहीं अपीयर्ड होगा, क्योंकि जब यहीं से बेस बनता चलेगा तो वो यहाँ तक आते आते वो उसकी एज 14 से 18 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके कौन से स्टेप्स हैं वो हम एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज है सबसे पहले, ये अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। जो फाउंडेशन स्टेज, जो प्ले स्कूल, किंडरगार्टन जो होता है, जो आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, ये सब जो है हमारे फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आते हैं। 3 साल से फाउंडेशन स्टेज के तहत 3 से 8 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। मिडिल स्टेज में 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। प्रीपेरेटरी में 8 से 11 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। और सेकेंडरी स्टेज में 12वीं तक के, 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। बेसिकली आप इस चार्ट के थ्रू याद रखिएगा, उसमें फिर भी इतना क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो चार्ट है बिल्कुल जो आयोग ने दिया हुआ है ये वहीं से है, जो एनईपी पॉलिसी में जनरेट हुआ था चार्ट, ये वही चार्ट है। तो यहीं से आप चीज़ें याद रखिएगा, इसको ऑथेंटिक मानते हुए ही आप आगे चलिएगा। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कदम हैं जो उठाए गए हैं। मेनली बच्चों में विदेशी भाषा के कई विकल्प मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित किया जाएगा। मतलब विदेशी भाषा भी होगी, मातृभाषा भी होगी, क्षेत्रीय भाषा भी होगी। बच्चों को मल्टीलिंगुअलिज्म बनाना है, इसका जो फोकस है मेन मल्टीलिंगुअलिज्म को ये फोकस करता है। वोकेशनल पढ़ाई पर जोर है इसका, और कौशलों यानी स्किल्स को सम्मिलित करना ही इसका मेन कर्तव्य है। इस वाली नीति का मेन जो काम है इसका वो यही है। बीएड अब 4 साल को होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 2030 तक सभी जगह 4 साल के बीएड कोर्सेज हो जाएंगे। उसके बाद जो छूट होगी वो उसी हिसाब से होगी कि जिसने, वैसे तब तक बीए बीएड का कंसेप्ट ही सब जगह चालू हो जाएगा, इसलिए कोई इसमें सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। मुख्य बिंदु एक बार देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री होनी चाहिए। डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति से संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों से भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा में देखिए क्या होगा, ये शिक्षक शिक्षा थी। स्कूली शिक्षा में क्या होगा, अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाना चाहिए। शिक्षकों और व्यस्त शिक्षा के लिए स्कूलों में नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क पेश किया जाना चाहिए। कक्षा 5 तक के छात्रों को शिक्षा का माध्यम जो है उनको मातृभाषा ही हो उनकी, और आर्ट साइंस कॉमर्स के बीच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए जैसे कि अभी होता है। 5+3+4 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पालन किया जाना चाहिए। कक्षा 6 के बाद से पाठ्यक्रम और व्यावसायिक एकीकरण में कमी की गई है। 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 को सार्वभौमिक बनाना है। 2030 तक 100% GIR के साथ प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करना है। कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक अध्ययन शुरू हो जाने चाहिए। कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। पाठ्यचर्या ढांचा पेश किया जाना चाहिए और 2025 तक आधारभूत साक्षरता संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन कक्षा 3 के स्तर पर बुनियादी कौशल सुनिश्चित करेगा। उच्च शिक्षा में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लीजिए। यूजी प्रोग्राम में प्रवेश निकास, उदाहरण के लिए व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन में 1 वर्ष में पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। 2 साल के बाद उसको डिप्लोमा और 3 साल के बाद ही उसको स्नातक की डिग्री मिलेगी। वरना कि यानी कि जो 3 साल में डिवाइड किए हैं वो इस तरीके से किया है कि 1 साल के बाद कर लिया तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 2 कर लिया तो उसको फिर 2 साल वाला डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल के बाद ही उसको डिग्री मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर कोर्स भी होगा जो कि वैकल्पिक होगा, छात्र इसको भी ले सकते हैं। 4 वर्षीय प्रोग्राम परियोजना पूरी करता है उसको रिसर्च डिग्री दे दी जाएगी जो 4 वर्ष का करेगा, क्योंकि इसके तहत एमफिल को बंद कर दिया गया है। उसके बाद चिकित्सा कानूनी पाठ्यक्रम को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए नया अम्ब्रेला नियामक प्रस्तावित है। संस्थानों के बीच हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। कॉलेज संबंध प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीकों से समाप्त किया जाएगा ताकि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था बन जाए या किसी विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज के रूप में विकसित हो सके। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य हर तरीके से इम्प्रूवमेंट करना, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे बच्चा हो जो बालक पढ़ रहा है, मतलब हर तरीके से सभी का इम्प्रूवमेंट करना है। एनईपी 2020 में त्रिभाषा सूत्र एक आया है। इसमें क्या है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी अंग्रेजी के अलावा
और एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमान्यता दक्षिणी भाषाओं में एक अध्ययन को गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा को अध्ययन अपनाने लागू करना पड़ेगा। मतलब ये कह रहा है कि भैया 3 लैंग्वेजेस बच्चे को सीखनी अनिवार्य हो जाएंगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि अगर कुछ स्किप हो गया होगा तो वो यहाँ कवर हो जाएगा। फिर आपका इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, सब कुछ यहीं से चीज़ें कवर होंगी। फिर भी अगर किसी को एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट चाहिए, जो कि लगभग 125 पेज के आसपास का है, जो सरकार ने बनाया था, अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे और टेलीग्राम लिंक साथ में ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो फिर मैं उसको वहाँ पर शेयर कर दूँगी, वो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर किसी को भी NCF या NEP का पूरा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन या उनका डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो कमेंट कर दे। स्कूल पार्ट इसके साथ ही देखिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करके चलिए, क्योंकि वहाँ इसके अलावा कुछ बेसिक अपडेट हमेशा आते रहते हैं, जैसे कि नई शिक्षा कोई भी भर्ती आई है उसके बारे में, या किसी भी तरीके के कोई बदलाव होते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, टीचिंग पैटर्न में, तो मैं वहाँ वो अपडेट्स डालती रहती हूँ। आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। स्कूल पाठ्यक्रम 10+2 की जगह अब कैसा हो गया है 5+3+3+4। भारत में शिक्षा नीति कितने वर्षों बाद हुई है 34 वर्ष बाद। व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू हो जाएगी, कक्षा 6 से अब जो है व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। 1986 की शैक्षिक उद्देश्य क्या था, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ई शिक्षा नीति 2020 के तहत ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ये पूछा गया है 34 वर्ष वाला पूछा गया। अभी 21-22 में जो हुए हैं ये सब वो क्वेश्चन है जो 21-22 में पूछे गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कितने वर्ग के बच्चों को कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है 3 से 18। 3 से पहले कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा बिल्कुल भी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में। इससे अलग कोई और भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। NCTE की स्थापना कब हुई थी 1995 में। इग्नू की स्थापना कब हुई थी 1985 में। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। देखिए ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे NEP के, जो 21-22 की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी सब में ये पूछे गए थे। तो मैंने वो जो कॉमन क्वेश्चन थे वो आपके सारे लेके और यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी मैं बोल चुकी कि अगर किसी को पूरा गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को आगे फॉरवर्ड करते रहें। और अगर किसी ये देखें यहाँ पे आज डे 15 में CDP का पूरा सिलेबस 100% कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए कवर हो गया। अगर किसी को भी किसी टॉपिक में डाउट है, किसी डेज में डाउट है, तो वो दोबारा से अपनी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर उसको लगता है कि कोई टॉपिक उसे क्लियर नहीं हो पा रहा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसके बाद अब हम EVS शुरू करेंगे। EVS हमारा अगेन 15 डेज प्रोग्राम होगा, मैराथन 15 डेज की होगी, जिसमें कंप्लीट EVS आपका कवर करा दिया जाएगा 30 मार्क्स का। 30 आउट ऑफ 30 अचीव कराना ही EVS का भी टारगेट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो NCERT से छूट गया हो, जो SCERT से छूट गया हो। वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ सारे ही कवरेज वहाँ पे लेके चलूँगी, तो ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं बचेगा जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे कि वो वहाँ से छूट जाए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए। अगली वीडियो के तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।